हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है क्लास 6th एसएसटी चैप्टर नंबर 1 लोकेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये पीडीएफ आपको मैं हिंदी में जो है वो लेकर आई हूँ ताकि इजीली जो है वो हम कंसेप्ट जो है समझ पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी, इससे अगली वीडियो मैं आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि जो कंसेप्ट है पहले हम उसे हिंदी में समझ लें, देन उसके बाद एक अलग से हम इंग्लिश की पीडीएफ जो है वो मैं दोबारा से एक बारी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपकी एसएसटी की नोटबुक है उसमें आपको एक चैप्टर नंबर 1 में सबसे फर्स्ट पेज पे ये मैप गिवन है इस तरीके का। तो यहाँ पे जो मैप है वो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम ये समझ सकें कि हमें मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड the places you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. In the previous grade you learn a little about maps, and in this chapter we will study them in more details. तो यहाँ पे जो है वो हमें ये मैप इसलिए दिया गया है ताकि हम इजीली ये जान सके कि अगर हमें किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल पे भी एक गूगल मैप जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से ये एक तरीके का मैप है जिसमें आपको कई सारे सिंबल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया। तो इस तरीके से हम कैसे जो हैं वो इन मैप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा मैप होता क्या है और मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन सबसे जो मेन है वो है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो किसी स्थान का कैसे पता जो है वो उसका कैसे लगाया जा सकता है। और थर्ड है लॉन्गिट्यूड और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। तो जो मैप है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो मैप जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं तो ईज़िली जो है हमें लोकेशन फाइंड करने में आसानी हो जाए। अब मानचित्र हमें रास्ता समझाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, आपको यहाँ पे ये रेड डॉट दे रखी है। मान लीजिए ये हमारा घर है। अगर हमें घर से स्कूल जाना है और स्कूल से बैंक जाना है, या हमें घर से सीधा बाज़ार जाना है, तो सबसे पहले हम इसी रास्ते को चुनेंगे जो हमारा बाज़ार जा रहा है। तो ये जो मैप है ये हमारा इसी काम आता है। देन उसके बाद में अगर हम देखें सरल परिभाषा डेफिनेशन मैप की, तो मैप जो है मानचित्र किसी क्षेत्र के ऊपर से देखा गया चित्रात्मक रूप है। मैप जो है वो एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ एक ड्राइंग है जिसके थ्रू हम छोटे से एरिया को भी देख सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया या कोई गांव हो गया या बहुत ही वास्ट जो है वो एरिया हो गया। देन सेकंड मानचित्र के प्रकार और मुख्य घटक होता है इसके कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो है मुख्य घटक बोला गया है कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके देख लेते हैं कि क्या क्या जो मैप है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो मैप है वो हमारा फिज़िकल मैप है। फिज़िकल मैप अगर आप जैसे मार्केट में लेने जाते हैं तो इस तरीके का जो फिज़िकल मैप है वो आता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जो है वो आपको मैप के बीच में लाइंस नहीं दिख रही हैं। हमारे जो इस तरीके से जो मैप्स बने होते हैं, मान लीजिए ऐसे करके, तो ये जो है इस तरीके के जो मैप होते हैं वो दूसरे मैप होते हैं, और जिसमें लाइंस नहीं होती हैं तो वो हमारा कहलाता है फिज़िकल मैप। तो ये हमारा फिज़िकल मैप है। सेकंड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पे आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़िज़िकल मैप में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फिज़िकल जो मैप होते हैं उनमें हमें माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, रिवर्स देखने को मिल जाएगी, ओशंस हो गए, लैंड्स, बड़ी बड़ी लैंड्स हो गई। ठीक है, वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटिकल मैप। तो जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो हमारे ये वाले मैप्स होते हैं जिनमें कि हमें स्टेट दे रखी होती है और स्टेट के साथ में हमें कैपिटल भी दे रखी होती है। ये स्टेट हो गई और ये कैपिटल हो गई। ये स्टेट हो गई
और ये कैपिटल होगी। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जो एरियाज़ हैं ये डिवाइडेड हैं। तो ये जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये यही मैप होते हैं जहाँ पे कि ये जो एरियाज़ होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं और मैप के अंदर कई सारी जो लाइंस हैं वो इस तरीके से बनी हुई होती है ताकि आप एरिया को देख सके कि कौन सा जो एरिया है वो किस किस जो है स्टेट का है। तो ये हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं और पॉलिटिकल मैप्स में बेसिकली आपको स्टेट देखने को मिलेगी और स्टेट के साथ उसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारी जगह जो है जितनी भी इसमें एरिया जो है वो लाइंस के अंदर ड्रॉ कर रखा है तो वहाँ पे स्टेट भी लिखी है और कैपिटल्स भी लिखे हुए हैं। देन उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो मैप है वो हमारा आता है वो है थीमेटिक मैप। किसी एक विशेष विषय की जानकारी देता है जैसे वर्षा, जनसंख्या, फसल, उद्योग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पॉलिटिकल था, ये हमारा थीमेटिक मैप है। अब थीमेटिक मैप में क्या होता है आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है आपको ये वाला। तो इस वाले बॉक्स में आप देखेंगे जो येलो एरिया है वो दे रखा है ड्रॉट प्रोन एरिया और जो पिंक में है वो है हॉट डेजर्ट। तो ये बेसिकली एक थीम को जो है वो डिफाइन कर रहा है कि आपके ड्रॉट प्रोन एरिया कौन से हैं। जहाँ पे भी ये येलो एरिया कवर हो रहा है ये सारा आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो थीमेटिक मैप एक थीम से रिलेटेड होते हैं। चाहे तो मान लीजिए जैसे अभी ये ड्रॉट प्रोन एरिया का दे रखा है या हमें कोई रिवर्स का देखना है तो रिवर्स का एक अलग से थीम बन जाएगी कि रिवर्स जो है वो उस पर दिखाई देंगी। या मान लीजिए आपको फसल का देखना है, जो भी आपकी हार्वेस्टिंग की जो फसल्स होती हैं, जो फसलें होती हैं उनको आप इसमें देख सकते हैं। तो थीम जो है बेसिकली हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होती है। जैसे माइनिंग एरिया हो गया तो जो सबसे ज़्यादा माइनिंग एरिया कौन कौन से हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बॉक्स में कलर दे रखा होता है और प्लस उसके आगे इस तरीके से नाम लिखा हुआ होता है ताकि आप जो है इन एरिया को डिफ़ाइन कर सकें। क्लियर हो गया ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने पोर्शन पे जो है कंपोनेंट्स। तो जो मैप है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये मानचित्र हम यहाँ पे मैप को बोलेंगे। मैप के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है डिस्टेंस और स्केल। तो सबसे पहले जो मैप होते हैं उसमें एक स्केल गिवन होता है आपको, ये रहा। आप देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो है ये स्केल दे रखा है आपको। हर मैप के ऊपर आपको एक स्केल देखने को मिल जाता है जो कि हमारी स्टेट टू स्टेट के बीच में कितना जो एरिया है वो कवर हो रहा है ये सब आपको बताता है। मान लीजिए हमारा यहाँ से हमें यहाँ तक का एरिया देखना है कि कितना एरिया कवर करना है ये, तो ये हमारा जो मैप है इसके ऊपर जो डिस्टेंस दे रखा है ये हमारे एरिया को कवर करता हुआ दिखाता है कि कितना एरिया जो है वो हमारा इसमें कवर हो रखा है। देन उसके बाद में है डायरेक्शन। हर मैप के ऊपर आपको डायरेक्शंस भी होती हैं। हमारी जो 4 डायरेक्शंस हैं जैसे नॉर्थ, इस तरीके से नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगी डायरेक्शंस। देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो ये है ये देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो है ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, इनको बोलते हैं हम कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। तो पहला कंपोनेंट था हमारा मैप का डिस्टेंस, देन सेकंड कंपोनेंट था हमारा मैप का डायरेक्शन और थर्ड है सिंबल। सिंबल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर कहीं जाना है और हमें सामने एक सिंबल दिख रहा है हॉस्पिटल का या किसी मंदिर का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस पेज के ऊपर कई सारे जो सिंबल्स हैं वो आपके ड्रॉ हो रखे हैं। जैसे रेलवे लाइन का सिंबल जो है वो इस तरीके का होता है, जो ब्रॉड गेज होती हैं, जो मीटर गॉज होती हैं और जो रेलवे स्टेशन है। और रोड, मेटल रोड कैसे होते हैं, अनमेटल रोड कैसे होते हैं, अगर ये सिंबल आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये रिवर का सिंबल हो गया,
ये वेल का सिंबल हो गया, टैंक का हो गया, कैनाल का हो गया, ब्रिज का हो गया, ये आपका टेम्पल का, चर्च का, मॉस्क का। ठीक है, इस तरीके से सिंबल्स जो हैं वो आपको ईजिली बता देते हैं कि आगे कौन सी जगह जो है वो आपको दिखाई देने वाली है। तो सिंबल्स जो हैं वो हमारे मेन कंपोनेंट्स में काउंट होते हैं मैप के। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कंपोनेंट्स है उसमें हमारे 3 जो हैं वो मेन हैं। पहला डिस्टेंस या स्केल, जो कि हमें मैप पे दे रखा होता है। सेकंड डायरेक्शन, और थर्ड जो है वो है हमारा सिंबल। तो अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे मैपिंग जो है वो किस तरीके से होती है। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट फ्लैट सरफेस। अगर हम देखा जाए तो हम मैप की जो मैपिंग है ना वो ईजिली नहीं कर सकते, वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा जो प्लानट है ना वो फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है वो शेप में। इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में। तो स्फेरिकल होने की वजह से जो मैपिंग है उसकी बहुत डिफ़िकल्ट है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फीयर, ये मैंने आपको बता ही दिया। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो पोल्स के ऊपर जो है ये थोड़ी सी फ्लैटेंड पोजीशन में रहती है। However, in practice, representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible. तो फ्लैट शीट के ऊपर एक स्फीयर को प्रॉपर दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम समझने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक ऑरेंज जो संतरा है उसका पील है छिलका, तो हमें अगर उसको फ्लैट पे दिखाना है, हमें उसे अगर फ्लैट सरफेस पे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा। उसको छीलने के बाद हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको फ्लैट करने की, कि वो फ्लैट होके टेबल पे आ जाए। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको एक फ्लैट सरफेस पे पूरे ऑरेंज को दिखा सकें। तो नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन। ग्लोब क्या है, एक स्पेरिकल मॉडल है अर्थ का। आप इसको अगर डिफाइन भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet Mars, the stars and constellation in the sky, etc. The physical objects like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made up of metal, plastic or cardboards. तो ग्लोब जो है वो हमारे नक्शे को, हमारी अर्थ को शो करने में हेल्प करता है। अब आप यहाँ पे देखो, नीचे आपको एक गिवन है यहाँ पे लाइन, एटलस। याद रखो, एक एटलस नक्शों की पुस्तक या संग्रह होता है। एटलस क्या होती है, बुक ऑफ मैप्स, बुक ऑफ मैप्स। तो अगर आपसे कभी नेक्स्ट टाइम पूछा जाए कि एटलस, व्हाट इज एटलस, एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स, तो उसमें कई सारे जो मैप्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन कंपोनेंट था सबसे पहला, डिस्टेंस और स्केल। तो इसमें कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप यहाँ पे इजीली समझेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा क्षेत्र कागज पर कैसे आ जाता है। अगर आप मैप को देखेंगे और हमारे इंडिया के उसको देखेंगे तो इंडिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो उसे छोटे से एरिया में कवर हम कैसे कर लेते हैं। तो जो स्केल मैंने आपको दिखाया था, उस स्केल के थ्रू हम उस एरिया को एक छोटे से पेज में कवर कर लेते हैं। इसका उत्तर है स्केल। स्केल बताता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तव में ज़मीन पर कितनी दूरी के बराबर है। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर के बराबर है। जैसे अब यहाँ पे समझाने के लिए आपको दे रखा है कि स्केल का अर्थ 1 सेंटीमीटर का मतलब 500 मीटर ऑन ग्राउंड, या 2.5 सेंटीमीटर मैप के ऊपर अगर दे रखा है उसका मतलब होता है 500 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो हर मैप के ऊपर आपको अलग अलग जो है वो कई बार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि स्केल का मतलब होता है, अगर मैप पे आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, जैसे कि यहाँ पे जो मैप आपको मैंने दिखाया था ये किलोमीटर्स में दे रखा है, तो 0 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 460 किलोमीटर। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये इसमें दिखाई देगा कि 1 सेंटीमीटर मैप कितने का है, 500 मीटर का। तो हम इजीली जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भारत के नक्शे में दूरी, यदि स्केल है 2.5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, 500 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर।
यदि नक्शे पर दूरी 6 सेंटीमीटर नापी गई है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1200 किलोमीटर। यदि समझ लेते हैं हम, हमारे पास अगर एक मैप हमें दे रखा है, मान लीजिए ये हमारा एक मैप है, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ इस फिगर के अंदर, ये हमारा मैप है। तो इस मैप में अगर हमें जो स्केल दे रखा है ये वाला, ये हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। जो 2.5 सेंटीमीटर है वो है हमारा 500 किलोमीटर के बराबर। तो अब वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की किलोमीटर में निकालना है कि 1 सेंटीमीटर का स्केल कितना बैठेगा। तो 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए हमने क्या करा, 500 को डिवाइड कर दिया 2.5 से, तो आंसर आ गया हमारा 200 किलोमीटर। तो अगर जो नक्शा है उसकी 6 सेंटीमीटर की दूरी नापी गई है तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 200। या अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी नापी गई है तो ये हो जाएगा 8 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 1600 किलोमीटर। तो इसीलिए जो स्केल है वो हमारा ज़रूरी रहता है। अब फॉर्मूला जो है वो उसने यहाँ पे बता ही रखा है आपको। वास्तविक दूरी, जो मेन डिस्टेंस है, जो सबसे मेन डिस्टेंस है, उसको हम क्या करेंगे, जो मैप के ऊपर डिस्टेंस दे रखा है उसको 1 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे डायरेक्शंस। सेकंड कंपोनेंट था हमारा डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फिगर आपको गिवन है, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस गिवन है। मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो है ये हमारी मेन डायरेक्शंस कहलाती हैं। और इनके बीच में आप देखेंगे ये NE, SE, SW, NW। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये हमारी यहाँ पे डिवाइडेड होती हैं। एग्जाम ट्रिक दे रखी है, यदि किसी नक्शे में केवल एक तीर और N लिखा है, मान लीजिए आपको पूरा मैप दे रखा है ये और उसमें ये सब नहीं दे रखा, तो आप किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो वही उत्तर बताता है, बाकी दिशाएं उसी के आधार पर तय होती है। अगर यहाँ पे नॉर्थ है ऊपर की साइड, तो साउथ जो है वो आपका नीचे रहेगा। और इस तरीके से आप अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो, अगर आपको कोई एक भी डायरेक्शन गिवन है फिगर के अंदर और आपको बाकी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सिंबल्स, कम जगह में ज़्यादा जानकारी। देश या राज्य, स्टेट हो चाहे कंट्री हो, उसके जो मैप होते हैं उस पर हर सड़क, हर स्टेशन, हर मंदिर, पोस्ट ऑफिस या नदी को उसके असली पोजीशन में नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो है वो सिंबल का यूज़ किया जाता है ताकि ईज़िली जो है वो मैप की स्टडी हो सके। मानचित्र को जल्दी पढ़ने में मदद मिलती है। रंग और प्रतीक क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि मैप को पढ़ने में हमें हेल्प मिलती है। अलग अलग चीज़ों में भ्रम नहीं होता, कन्फ्यूज़न नहीं रहती हमें, और छोटी सी जगह में हमें काफ़ी सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है। सभी लोग एक समान तरीके से नक्शा समझ पाते हैं। अगर एक ही मैप सबके पास में है और उस पर सिम्बल्स बने हुए हैं तो इट मीन्स कि वो सिम्बल्स जो हैं वो एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। अगर उसे चाहे 5 लोग पढ़े, चाहे 10 लोग पढ़े, चाहे 20 लोग पढ़े, वो सिंबल का मतलब हो गया, अगर सिंबल मंदिर का बना हुआ है तो वो मंदिर ही कहलाएगा, वो कुछ और नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, 6th पॉइंट, ग्लोब, अर्थ एंड मैप। पृथ्वी को कागज पर दिखाना मुश्किल क्यों है? पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसीलिए उसे सपाट कागज पर पूरी तरह सही रूप में दिखाना आसान नहीं होता। अब आपको पता ही है कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ये साइड में आपको पिक्चर बनी हुई है तो ये गोल है। अब इस गोल को अगर हम एक फ्लैट पेपर पर बनाएंगे तो ये पूरी तो नहीं दिख सकती। इसी बात को समझाने के लिए पुस्तक में संतरे के छिलके का उदाहरण दिया गया था।
छिलके को फाड़े बिना पूरी तरह सीधा नहीं फैलाया जा सकता। अब ग्लोब क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ग्लोब जो है वो एक स्फेरिकल मॉडल है किसका, अर्थ का। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी को फ्लैट मैप की तुलना में अधिक वास्तविक रूप में दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, किसी स्थान का सटीक पता करना। जैसे किसी बड़े बाजार में दुकान का स्थान रो और शॉप नंबर से बताते हैं, या चेस बोर्ड पर स्क्वायर को लेटर और नंबर से बताते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर किसी स्थान को दो कोऑर्डिनेट से बताया जाता है। और वो जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे कहलाते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये दोनों मिलकर जो हैं कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। इसी से हम इजीली जगह का पता लगा सकते हैं। याद रखें, पृथ्वी पर अर्थ पर लोकेशन बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट पर्याप्त नहीं होता, हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमें ये दोनों ही चाहिए होते हैं। लैटिट्यूड इक्वेटर से दूरी। लैटिट्यूड इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की दूरी का माप है। इक्वेटर पृथ्वी के दो भागों में बांटता है। ये रहा हमारा इक्वेटर, मैं आपको दिखा देती हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये हमारे पास दो स्फेरिकल शेप में ग्लोब दे रखे हैं, और ये जो 0 डिग्री पे जो लाइन जा रही है, ये 0 डिग्री पे ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी इक्वेटर कहलाती है, जो ग्लोब को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। आप देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच जो है वो 0 डिग्री पर ये इक्वेटर जो है वो बना हुआ है। और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो हमारी लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं आपकी इस तरीके से बनी हुई, ये सारी जो हैं ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं। और सेकंड में आप देखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट ग्लोब था, और जो सेकंड वाला ग्लोब है उसमें आप देखेंगे कि जो लाइंस हैं वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे जा रही हैं। ये देखिए, ये राउंड शेप में जा रही है। तो ये जो है ये हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ये लैटिट्यूड्स हो गए और ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये देखिए ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड्स, तो जब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को आपस में कट करते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे ग्रिड्स। इनको हम ग्रिड्स बोलते हैं। ग्रिड्स जो होते हैं वो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आपस में कटते हैं, उसको बोलते हैं। अब देखना, आपने इक्वेटर मैंने आपको बता ही दिया, पिक्चर के अंदर इक्वेटर जो था वो आपका 0 डिग्री पे था। नॉर्थ पोल आपको देखने को मिल जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल में। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने आपको बता ही दिया था पिक्चर में कि कहाँ पे गिवन होता है। ये रहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इसमें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे जो हैं वो बने होते हैं। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो काल्पनिक रेखाएं इक्वेटर से समांतर पूर्व पश्चिम ईस्ट और वेस्ट, अगर हमारी ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो हमारी इस तरीके से ये जो लाइंस बनी होती हैं, जो पूरा सर्कल आपका जो है वो बना रही थी इस तरीके से, तो ये जो हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। देन क्लाइमेट से इसका कैसा रिलेशन है, इक्वेटर के पास ज़्यादातर गर्मी होती है क्योंकि पोल्स की ओर जाने पर मौसम ठंडा हो जाता है, यानी लैटिट्यूड्स बढ़ने पर क्लाइमेट बदलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें ये जो 0 डिग्री दे रखा है आपको, इसके आसपास के जो जितने भी एरिया हैं उसमें गर्मी बहुत रहती है, और जैसे जैसे आप इनसे दूरी बना के रखेंगे वैसे वैसे ही जो क्लाइमेट है वो आपकी चेंज होती है। थोड़ा मौसम जो है वो कोल्ड होने लगता है क्योंकि इक्वेटर से ये एरिया थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो इसलिए ये एरिया कोल्ड रहता है और इक्वेटर के पास का एरिया थोड़ा गर्म रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन से दूरी।
लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी का माप है। ये रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं और आधे वृत्त जैसी होती हैं। मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स बता ही दिया कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जो हमारे लैटिट्यूड्स था वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का था, और जहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड्स होगा वो प्राइम मेरिडियन पे होगा। ये रहा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से होती हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, पूर्व की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये जो है ये पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो ये इसीलिए 180 डिग्री जो है ये पूरा काउंट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अब उदाहरण। दिल्ली लगभग 77 डिग्री ईस्ट पर है, न्यूयॉर्क लगभग 74 डिग्री वेस्ट पर है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से, इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है, ये रहा ग्रीनविच, ये इक्वेटर ये रहा और प्राइम मेरिडियन ये रहा। तो ग्रीनविच जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कि ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरता है, इसीलिए हमें इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारत की अपनी प्राचीन प्राइम मेरिडियन। तो पहले के टाइम में एक रोचक तथ्य है कि जो उज्जैन था, उज्जैन को आधार मानकर एक प्राइम मेरिडियन उपयोग में लिया जाता था, तो जिसे मध्य रेखा कहते थे। अब यहाँ पे देखिए आप मैप में आपको ये रेखा, ये लाइन नज़र आ रही होगी, 75.8 डिग्री ईस्ट, और ये जो है इसको पहले प्राइम मेरिडियन माना जाता था। तो इसी से जो है इसी का यूज़ करते थे। यह भारतीय खगोल शास्त्र में गणनाओं का आधार था। वराहमिहिर जैसे विद्वान उज्जैनी से जुड़े थे। इससे पता चलता है कि भारत विद्वान लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी अवधारणाओं से परिचित था। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलकर ग्रिड्स बनाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। जब लैटिट्यूड की रेखाएं और लॉन्गिट्यूड की रेखाएं साथ दिखाई जाती हैं तो वे ग्रिड बनाती हैं। ये हमारा लैटिट्यूड हो गए और ये लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो बीच की पोर्शन जो कट कर रहे हैं आपस में, इनको हम बोलते हैं ग्रिड्स। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था जब हमने अभी पिक्चर देखी थी। हेमिस्फीयर इक्वेटर पृथ्वी को नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। क्लियर हो गया? ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जहाँ पे भी इक्वेटर की बात आएगी तो इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, और प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ये 0 डिग्री देखिए यहाँ आ रहा है इस तरीके से, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये जो है ये हमारा इक्वेटर इस तरीके से आ रहा है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। बुक के अकॉर्डिंग भारत लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको गिवन है यहाँ पे, टाइम जोन लॉन्गिट्यूड से समय कैसे जुड़ता है। अभी बताया ना मैंने आपको कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्लाइमेट में भी चेंज करते हैं, और ये थोड़ा सा जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये हमारे टाइम से भी जुड़े होते हैं। अब कैसे जुड़े होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 300 डिग्री घूमती है, ये हमें पता ही है। 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है। इसी कारण लॉन्गिट्यूड और समय का सीधा रिलेशन है। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, दैट इज 15 डिग्री। अगर 300 डिग्री वो 24 घंटे में घूम रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो 15 डिग्री घूम रही है, और 15 डिग्री का मतलब हुआ 1 घंटा, और 1 घंटा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। 24 घंटे में पृथ्वी घूमी 360 डिग्री, जिसका मतलब हुआ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 घंटा। तो 15 डिग्री
अगर 1 घंटा पूरा हो रहा है तो उसके अंदर 15 डिग्री जो अर्थ है वो मूव कर रही है, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो इसीलिए हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। समझने का सरल नियम, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का बता रखा है कि पूरब की ओर जाने का समय आगे बढ़ता है। ये देखिए, पूरब मीन्स ईस्ट और पश्चिम मीन्स वेस्ट। तो जब 15 डिग्री से समय आगे यहाँ जा रहा है ईस्ट की साइड तो बढ़ रहा है, और यहाँ जा रहा है तो घट रहा है। ग्रीनविच पर यदि 12 बजे दोपहर है तो 15 डिग्री ईस्ट पर समय दोपहर के 1 बजे का होगा। ग्रीनविच पर यदि 12 बजे नून है तो 15 डिग्री ईस्ट पर समय 1 बजे का होगा। 30 डिग्री पर समय 2 बजे का होगा। ये 15 डिग्री हो गया। ऐसी 30 डिग्री ईस्ट, अगर ये 30 डिग्री ईस्ट जा रहा है तो ये 2 बजाएगा। जैसे यहाँ पे ये 15 हो गया, 15 डिग्री ईस्ट में जाएगा तो 15 ये हो गया, 1 बजा 15 डिग्री पे, और फिर प्लस 15 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे हमें और भी गिवन है। अगर 15 डिग्री वेस्ट जा रहा है तो 11 बजेंगे। बताया ना अभी कि समय जो है वो 15 डिग्री अगर ईस्ट की साइड जाएगा तो बढ़ेगा, और 15 डिग्री अगर वेस्ट की साइड जाएगा तो वो कम होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें कई सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो दे रखी है कि पोरबंदर और तिनिस्कुआ, आपकी जो बुक में है वो डायरेक्शन दे रखे हैं कि दोनों के लॉन्गिट्यूड्स में लगभग 30 डिग्री का अंतर मानो। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, क्योंकि हमारा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसीलिए पोरबंदर और तिनसुकिया में लगभग 2 घंटे आगे लोकल टाइम पर होगा, क्योंकि वह भारत के पूर्वी भाग में है। इसीलिए वहाँ सूरज जल्दी ढल जाता है और शाम जल्दी हो जाती है। दोनों में 2 घंटे का लोकल टाइम का फ़र्क है। नेक्स्ट, इंडिया और लंदन। ग्रीनविच मेन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि लंदन में 12 बजे दोपहर है तो 12 बजे और प्लस 5:30 आवर्स, तो 5:30 PM, दोनों में 5.5 घंटे का जो वो है वो डिफरेंस है इनमें। देन यहाँ पे दे रखा है आपको वर्ल्ड के टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट्स लाइन। दुनिया को ब्रॉडली 15 डिग्री वाले टाइम जोन में बांटा गया है, लेकिन देशों की सीमाओं के कारण टाइम जोन की रेखाएं हर जगह सीधी नहीं होती। इंटरनेशनल डेट लाइन यह लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर स्थित है। यदि आप इसे ईस्टवर्ड पार करते हैं तो एक दिन घटाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर आप एक दिन भी आगे बढ़ते हैं, अगर आप ईस्टवर्ड पार करते हैं, ईस्ट मीन्स इस साइड, तो आपको एक दिन जो है वो घटाना पड़ेगा। देन यदि आप इसे वेस्टवर्ड पार करते हैं तो एक दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप यहाँ से देखिए इधर की साइड मूव करेंगे तो एक दिन जो है वो घटाना पड़ेगा और एक दिन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ पे जो है कुछ डेफिनेशंस आपको गिवन है। मैप क्या होते हैं? किसी क्षेत्र का ऊपर से देखा गया चित्रात्मक रूप। एटलस क्या होती है? मानचित्रों की पुस्तक। मानचित्र मतलब मैप, मैप की जो बुक होती है उसको एटलस बोलते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है मैप के? डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। स्केल डिस्टेंस का पता करता है। लैटिट्यूड इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की दूरी है। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन की दूरी है। ग्रिड्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ग्रिड बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच से गुजरता है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स सबसे बड़ा पैरेलल है। टाइम रूल 15 डिग्री कितना होता है? 1 घंटा, और 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट। तभी ये 60 मिनट बनता है जाके। अगर हम
इसको देखेंगे तो 4 मिनट, इसी वजह से हमारा जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट का होता है। IST GMT से 5.5 मिनट आगे है। IDL लगभग 100 डिग्री पार करने पर तारीख बदलती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज भी आपके लिए बना के रखी हुई हैं। ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। जितने भी लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं सबकी सेम लेंथ रहती है, ये गलत है। इक्वेटर सबसे बड़ा पैरेलल है। पोल्स की ओर जाने पर पैरेलल छोटे हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे तो ये देखिए, ये छोटे होते जा रहे हैं। ये जो ग्रिड्स हैं ये आपको बता रही हैं कि पोल जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ये देखिए। देन द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर। तो जो लेंथ है मेरिडियन की वो लॉन्गिट्यूड की आधी है इक्वेटर से। ट्रू। मेरिडियन पोल से पोल तक हाफ सर्कल है जबकि इक्वेटर पूरा सर्कल है। मेरिडियन ये हाफ सर्कल है और इक्वेटर जो है वो पूरा सर्कल है। द साउथ पोल हैज़ अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। बिल्कुल ठीक है, यह लैटिट्यूड का मानक मान है। इन आसाम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। फॉल्स। IST पूरे भारत के लिए स्टैंडर्ड टाइम है, आसाम का लोकल टाइम उससे अलग हो सकता है। लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फॉल्स। ये ब्रॉडली लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती हैं पर देशों की सीमाओं के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। तो द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ट्रू, क्योंकि ये पैरेलल है और ये सबसे बड़ा पैरेलल है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो एक पैरेलल ही है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एक्सरसाइज गिवन है, ये वाली। आप चाहें तो यहाँ से जो है इसके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। PDF में आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इस PDF को देखें और ईज़िली जो है अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहला देखते हैं, लेट यू स्क्वीज़ अ ह्यूज एरिया इनटू योर मैप। तो हम बड़े से एरिया को छोटे से मैप में किसके थ्रू दिखा देते हैं? स्केल के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे जो इस क्रॉसवर्ड के आंसर हैं वो ये यहाँ पे दे रखे हैं। आप PDF डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। देन क्विक प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पे एक PDF में आपके लिए बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस हो तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? अब 45 डिग्री का निकालना है तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 45 डिग्री में कितने होंगे? 45 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 180 मिनट, दैट इज 3 आवर्स। मैप स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर है, तो मैप पर दूरी 7 किलोमीटर है, तो कितनी दूरी होगी वास्तविक? तो 7 इंटू 20, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कहा जाता है कि लैटिट्यूड क्लाइमेट को प्रभावित करती है? क्योंकि इक्वेटर के पास जो सन की जो रेज होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो अप रहता है, तो गर्मी ज़्यादा होती है। और पोल्स की ओर जाने पर जो आपने देखा होगा लैटिट्यूड है वो छोटी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, तो इसलिए जो क्लाइमेट है वहाँ पे वो कोल्ड हो जाता है। इसी के साथ जो चैप्टर है वो आपका मैंने एक शॉर्ट नोट में ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे होप आपको जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे गिवन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF जो है एक लिंक के थ्रू डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।